हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। यूपी पीसीएस की परीक्षाएं आने वाली हैं। एक आरओ एआरओ रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, और दूसरी पीसीएस की प्रीलिम्स 2024। एक परीक्षा फरवरी में है और दूसरी परीक्षा मार्च में है। तो इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट्स हमने स्टार्ट किए हैं, जिसमें 8 प्रैक्टिस सेट आपको ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। आज के वीडियो में 9वां प्रैक्टिस सेट है। इन सारे प्रैक्टिस सेट में 50-50 क्वेश्चंस हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 401 401 से 450 क्वेश्चंस तक करने जा रहे हैं। ये सारे वैसे क्वेश्चंस का, करंट अफेयर्स के वैसे क्वेश्चंस का संकलन है जिनकी परीक्षा में आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि जो पुराना पैटर्न रहा है उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को हमने इसमें डिस्कस किया है। तो जो लोग करंट अफेयर्स की ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उनका क्विक रिवीजन हो जाएगा, और जिनकी समहाउ तैयारी नहीं हो पाई है वो लोग क्या कर सकते हैं, इससे अपना करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर उत्तर प्रदेश स्पेशल के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं। इंडियन पॉलिटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं, और जनरल स्टडीज के भी कुछ प्रैक्टिस सेट जो हैं वो अवेलेबल है चैनल पर। ये सारे वैसे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है जो क्वेश्चंस लगातार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो आपसे क्या है, एक आपका क्विक रिवीजन और परीक्षा की एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो वो सारे आप वीडियोस भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के अपने वीडियो के पहले क्वेश्चन और इस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के 401वें क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, इन्हें कौन सी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है? ऑप्शंस है पहली से 10वीं, पहली से 8वीं, पहली से 5वीं और पहली से 12वीं। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है। पहली से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए सीबीएसई ने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी है। इनके लिए इनको एक पीरियड जो है वो स्कूलों को रखने का दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा जो योग प्रशिक्षण है उसको स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम है जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है उसमें भी इसको शामिल किया गया है, जिससे क्या होगा, विदेशों से योग्य साधकों को भारत में प्रमाणिक योग प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये कार्यक्रम इसके लिए स्टार्ट किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़ और अमित शाह। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अगस्त 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है वो वर्ष 1983 में शुरू किया गया था, और ये प्रति वर्ष लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि जो 1 अगस्त को होती है, उस पुण्यतिथि पर लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा ये प्रदान किया जाता है, और इस वर्ष लोकमान्य तिलक की 103वीं पुण्यतिथि थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चर्चा में रहा देवारी गांव, जिसे ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है, किस जिले में है? ऑप्शंस है प्रयागराज, लखनऊ, देवरिया और गोंडा। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये देवारी जो गांव है वो प्रयागराज की मेजा तहसील में स्थित है। ठीक है, कहाँ, मेजा तहसील जो है प्रयागराज की, और ये टॉन्स नदी के तट पर ये गांव स्थित है। इस गांव को जो 2025 में महाकुंभ आने वाला है उससे पहले एक पर्यटन स्थल गांव के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो स्थानीय कारीगर हैं उनको अधिक रोजगार पाने में मदद मिलेगी। ठीक, बाकी डिटेल्स आप जो है वो आप टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है और व्हाट्सएप का जो है हमारा नंबर दिया हुआ है, तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, आप वहां टेक्स्ट करेंगे तो आपको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा, तो आप ये पीडीएफ से बाकी एडिशनल फैक्ट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय है? ऑप्शंस हैं अदिति स्वामी, परनीत कौर, ज्योति सुरेखा और एंड्रिया बेसेरा। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये भारतीय तीरंदाज हैं अदिति स्वामी, जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत विश्व खिताब या व्यक्तिगत पर्सनल वर्ल्ड टाइटल जो है वो इन्होंने जीतने वाली पहली महिला बनने, पहली भारतीय बन गई हैं।
ठीक है। इसका आयोजन जो हुआ है तीरंदाजी चैंपियनशिप का 31 जुलाई से 6 अगस्त तक बर्लिन जर्मनी में किया गया है, ठीक है। और इन्होंने मेक्सिको की एंड्रिया बेसेरा को हराकर ये जो है टाइटल प्राप्त किया हुआ है, ठीक। और क्या है, जो सीनियर विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है उसमें व्यक्तिगत स्पर्धा में ये पहली भारतीय विश्व चैंपियनशिप चैंपियन जो है वो बन गई है, ठीक। बाकी डिटेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो सबसे ज्यादा इनका नाम, ये चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई और इन्होंने किसको हराया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ओएस को स्थानीय रूप से निर्मित किस ओएस से बदलेगा? ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, ओपन काइलिन, माया ओएस और कलर ओएस। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये माया ओएस नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भारत में डेवलप किया गया है, ठीक है। और रक्षा मंत्रालय जो है इस ओएस से अपने सारे कंप्यूटरों पे जो है पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इससे चेंज कर देगा। ये जो माया ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू, ठीक है। उस उबंटू पर ये आधारित है, ठीक है। और इसको जो माइक्रोसॉफ्ट के जो ओएस हैं उनको बदलने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत की रक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बढ़ते साइबर और मेलवेयर हमलों से रक्षा करना है, ठीक है। तो इसका मेन जो है लक्ष्य ये है और सबसे पहले रक्षा मंत्रालय में ये जो है सिस्टम में इंस्टॉल किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के ओएस के स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गई है? ऑप्शंस हैं ईडी, एनआईए, आईबी और सीबीआई। इनके फुल फॉर्म आई थिंक लगभग सबको पता होंगे, जिसको पता है वो कमेंट करके यहाँ पे नीचे बता भी सकता है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी है। ये जो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क है उसमें भारत की तरफ से सीबीआई भी इसमें शामिल हो गई है और ये इस एकेडमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य जो है वो सीबीआई बन गई है। अगर सीबीआई एकेडमी की बात करें तो सीबीआई एकेडमी गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। और ये क्या करती है, अपराध जांच, अभियोजन, प्रोसिक्यूशन और सतर्कता या विजिलेंस कार्य प्रणाली के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि सीबीआई अकादमी कहाँ है, गाजियाबाद में स्थित है और यूपी की परीक्षाओं के लिए और महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैज्ञानिकों को किस राज्य के जीवाश्मों में पौधे खाने वाले डायनासोर की एक नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये राजस्थान। और अगर राजस्थान में भी पर्टिकुलर बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर में ये नई प्रजाति के जो डायनासोर हैं जो पौधे खाने वाले माने जा रहे हैं उनके अवशेष इनको मिले हैं जैसलमेर में। ये खोज जो की है वो आईआईटी रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के वैज्ञानिकों ने जैसलमेर में लंबी गर्दन वाले पौधे खाने वाले ड्रैकियोसॉरिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है, ठीक है। इसके अलावा भारत जो है वो डायनासोर के विकास का एक प्रमुख केंद्र रहा है, ठीक है। और ये जो डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं इसको थारोसॉरस इंडिकस नाम दिया गया है, जिसमें थारो का मतलब जो है वो थार रेगिस्तान से है, ठीक है। और दूसरा जो इंडिकस है इसके मूल देश को संदर्भित करता है, इंडिया में है, ठीक है। इस वजह से इसको थारोसॉरस इंडिकस नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाथी जनगणना 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथियों की कुल जनसंख्या या कुल संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो सही जवाब ऑप्शन सी है, ये कर्नाटक राज्य में जो है वो हाथियों की संख्या क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। एक एशियाई हाथियों की जो आबादी है उसकी जनसंख्या के अनुमान लगाने के लिए एक अंतरिम रिपोर्ट आई है, इंटरिम रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या जो है वो 6,395 तक पहुंच गई है और ये देश में सबसे अधिक है, ठीक। ये जनगणना जो की हुई है ये कर्नाटक के वन विभाग ने 17 से 19 मई तक केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा के सहयोग से एक समकालिक जनगणना इन्होंने आयोजित की है। ये भारत सरकार की तरफ से नहीं है, ये कर्नाटक वन विभाग ने ये जनगणना की है। और बताया गया है कि कर्नाटक में जो हाथियों का औसत घनत्व है वो 0.34 हाथी प्रति वर्ग किलोमीटर है।
और अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है उसमें हाथियों का सबसे अधिक घनत्व है, और वहां पर जो घनत्व है वो है 0.96 प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब टाइगर रिजर्व के हर एक स्क्वायर किलोमीटर में आपको एटलीस्ट एक हाथी देखने को मिलेगा, और इसमें टोटल जो हाथियों की संख्या है वो 1116 मानी गई है। ठीक है, बाकी बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ स्थित है, जिस किसी को पता है वो इसमें कमेंट करके हमें बता सकता है। ठीक, और जिसको नहीं पता है वो प्लीज इसको देख लीजिए, क्योंकि टाइगर रिजर्व का कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो हो सकता है ये आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किस ऑटोनॉमस अंडर वाटर वाहन को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है सिंधुजा, नीरजा, सिंधुवीर और नीराक्षी। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये नीराक्षी नाम से भारत द्वारा क्या है, एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर वाहन को लॉन्च किया गया है। ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया है, और ये अपनी तरह का पहला सिस्टम है। ठीक है, पहला ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल है, और इसका जो निर्माण हुआ है वो कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो भारत के लिए युद्धपोतों का निर्माण करता है वो, और दूसरी एक एमएसएमई है एईपीएल, इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसको विकसित किया है। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो है वो कहाँ स्थित है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आपके लिए एक एडिशनल फैक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना आईएएफ को स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें किस देश से प्राप्त हुई हैं? ठीक, ऑप्शन है रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन सी है। ये जो स्पाइक मिसाइलें हैं ये भारत की वायुसेना को इजराइल से प्राप्त हुई हैं। पहले तो नॉन लाइन ऑफ साइट का मतलब, जैसे अगर आप यहाँ हैं और कोई वस्तु यहाँ है तो ये आपकी सीधी लाइन ऑफ साइट में, अगर कोई वस्तु यहाँ है आप सीधे इसको देख सकते हैं। बट अगर यहाँ पर कोई अवरोध है तो आप इस वस्तु को सीधे नहीं देख सकते हैं, इनको नॉन लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ठीक, तो आपको इनको देखने के लिए कुछ इस तरह का रूट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको रूट लेना पड़ेगा। तो ऐसी मिसाइलों को नॉन लाइन ऑफ साइट मिसाइल जो है गाइडेड मिसाइलें बोलते हैं। ये जो इजराइल से मिली हुई हैं आपको भारत सरकार को मिसाइलें, इनकी जो रेंज है वो 30 किलोमीटर की दूरी से ये लक्ष्य पर हमला कर सकती हैं, और ये पहाड़ों या पहाड़ियों के पीछे छिपे दुश्मन के लक्ष्य और संपत्ति पर हमला करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर पहाड़ियों के पीछे छुपे हैं तो वहां आप उनको देख नहीं सकते हैं, बट अगर ये चूंकि गाइडेड मिसाइल हैं, आपने टारगेट लॉक कर दिया है, तो ये जरूर उनको क्या कर सकती हैं, लक्ष्य को भेद सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 में कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है मुंबई, पुणे, गुरुग्राम और बेंगलुरु। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये बेंगलुरु में जो है वो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। बेंगलुरु की भी बात करें तो बेंगलुरु में मुद्दनहल्ली में इसका आयोजन हुआ है। आयोजन 10 से 12 अगस्त 2023 के बीच में किया गया है। ठीक है, और ये इस फेस्टिवल का दूसरा संस्करण था। यहाँ पर इसकी थीम लिखी है, थीम थी इनोवेशन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ठीक, और इसमें क्या क्या चर्चा की जाएगी वो डिटेल इसमें दी है। अगर आपको ये डिटेल चाहिए तो ये डिटेल आपको एज इट इज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कराई जाती है। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम या व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। ये पीडीएफ जो है वो मोबाइल फ्रेंडली है, आपको मोबाइल पे इनकी विजिबिलिटी अच्छी है। ठीक है, आप इजीली अपने मोबाइल स्क्रीन पे इनको पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो और तो जो आपका रिवीजन है इंपॉर्टेंट है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? फ्रांस, ब्रिटेन, ग्रीस और बोल्विया। तो सही जवाब ऑप्शन सी, ये ग्रीस का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ग्रीस की सरकार ने या ग्रीस की राष्ट्रपति जो हैं उनका नाम है सुश्री कतेरीना साकेलारोपोलू। ठीक है, ये इनका नाम है राष्ट्रपति का। उन्होंने ये पुरस्कार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है, और ये पुरस्कार जो है वो ग्रीस उन व्यक्तियों को देता है जिन्होंने विशिष्ट पद पर रहते हुए
ग्रीस की स्थिति को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपने परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है? ऑप्शन है चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जापान ने जो है अपने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र का नाम लगभग सबने सुना होगा। तो ये फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से उपचारित जो रेडियोधर्मी पानी है इसको प्रशांत महासागर में छोड़ा है, और इनका लक्ष्य है कि ये अगले 30 वर्षों में करीब 10 लाख टन से अधिक पानी प्रशांत महासागर में छोड़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि 2011 में भीषण सुनामी आई थी। ठीक है, और ये फुकुशिमा दाइची जो परमाणु रिएक्टर है ये समुद्र तट के निकट था, तो इसमें भी कुछ इश्यूज आए थे, इसमें ब्लास्ट वगैरह कुछ हुआ था। तो इसमें जो परमाणु ईंधन था उस ईंधन को ठंडा करने के लिए जो श्रमिक थे उन्होंने रिएक्टरों में समुद्र का पानी भर दिया था, और वो पानी तब से ये प्लांट के अंदर स्टोर था। अब इसी पानी को ये लोग क्या कर रहे हैं, उपचारित करके, ठीक है, उपचारित करके प्रोसेस करके दोबारा प्रशांत महासागर में छोड़ रहे हैं। ये काफी सेंसिटिव इशू था, बहुत सारे देशों ने इस स्टेप को क्रिटिसाइज भी किया है, ये इस वजह से चर्चा में रहा है, तो महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस 2023 कब मनाया जाता है? 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है। प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, हाथियों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। हाथी जो है वो दुनिया के सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं। ठीक है, जो लैंड पे रहते हैं वो सबसे बड़े जमीनी जानवर हैं, और भारत क्या है, एशियाई हाथियों में से लगभग 60% का घर है। विश्व में जितने भी एशियाई हाथी हैं उसमें से करीब 60% एशियाई हाथी भारत में रहते हैं। और जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें अफ्रीकी हाथी जो है वो असुरक्षित के रूप में, और एशियाई हाथी जो है वो लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन भारतीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है? ऑप्शन है जीपीएस, नाविक, ग्लोनेस और गैलीलियो। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये नाविक जो है वो भारत की जो है वो नेविगेशन प्रणाली है। ठीक है, और ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि जो आधार नामांकन उपकरण है उनके साथ इसको इंटीग्रेट करने की, एकीकृत करने की घोषणा की है। ठीक है, और नाविक जो है, थोड़ी सी डिटेल उसके बारे में, ये क्या है, भारतीय क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। ये पूरे विश्व के लिए नहीं, केवल भारतीय रीजन के लिए है। ठीक है, जैसे जीपीएस देखते हैं वो पूरे देश, पूरे विश्व में कनेक्टिविटी देता है, ये भारत का रीजनल है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ज्यादा सटीक है और ज्यादा रियल टाइम में नेविगेशन प्रदान करता है। ठीक, और ये उपयोगकर्ता को 20 मीटर से अधिक की स्थिति सटीकता प्रदान करता है। तो ये जीपीएस से ज्यादा एक्यूरेट है, परंतु ये क्या है, भारत का रीजनल है। इसमें टोटल कितने सैटेलाइट हैं, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो जिन लोगों को पता है वो हमें प्लीज कमेंट करके बताएं ताकि और लोगों को भी पता चल सके, और जिनको नहीं पता है वो सर्च कर लें कि जो भारत का नैविक प्रणाली है वो कितने सैटेलाइट्स पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किस बैंक ने किया है? ठीक है, ये लॉन्च जो है यहाँ दोबारा आएगा, क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एयरटेल पेमेंट बैंक। तो सही जवाब ऑप्शन डी, ये एयरटेल पेमेंट जो बैंक है इसने क्या किया है, पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ये डेबिट कार्ड पुनर्चक्रित पॉलीविनाइल क्लोराइड या रिसाइकल्ड पीवीसी से बना हुआ है। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है, लिखा हुआ है कि ये उच्च शक्ति वाला थर्मोप्लास्टिक पदार्थ है। ठीक, और दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले पॉलीमर में से एक है। अच्छा, ये डेबिट कार्ड का महत्व क्या होगा, ये है कि 50,000 कार्डों के प्रत्येक बैच से, मतलब अगर एक बैच है जिसमें 50,000 कार्ड है तो उस बैच से करीब 350 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की बचत होगी। 350 किलोग्राम कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, और प्रत्येक बैच मतलब प्रत्येक 50,000 कार्डों से करीब 6.6 मिलियन लीटर पानी की बचत होगी। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो आपका
बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में एक अच्छा कदम है। और चूंकि ये क्रेडिट कार्ड जो हैं, डेबिट कार्ड जो हैं, ये आज के टाइम पे प्लास्टिक मनी इनको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इनके उपयोग को तो खत्म नहीं किया जा सकता है, बट अगर इस तरह से उनको पर्यावरण मित्र या इको फ्रेंडली बनाया जा सकता है तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अगला, भारतीय हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जीती है? ऑप्शन है जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया और चीन। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये भारतीय हॉकी टीम ने मलेशियन टीम को हराकर एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती हुई है। ये जो फाइनल हुआ था ये चेन्नई में आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसमें यंग प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब मिला है वो कार्थी सेल्वम को, और हीरो प्लेयर ऑफ द मैच का जो खिताब मिला है वो हार्दिक सिंह को मिला हुआ है। कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं खिलाड़ियों के कि ये किस खेल से संबंधित है, चूंकि ये दोनों नाम जो है चर्चित हैं, इसलिए दोनों नाम की चर्चा हमने कर ली। अगला क्वेश्चन, 17 राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मतलब कौन से राज्य का वित्तीय स्थिति जो है वो सबसे ज्यादा स्वस्थ है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और गुजरात। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये इस रिपोर्ट में जो है वो महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये रिपोर्ट जो है वो डाइचे बैंक इंडिया के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं कौशिक दास जी, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर। जबकि निचले स्थानों से बात की जाए तो बंगाल सबसे निचले स्थान पर, उसके ऊपर पंजाब और उससे ऊपर केरल। ये जो है वो वित्तीय रूप से अस्वस्थ राज्यों के रूप में रिपोर्ट में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षी कार्यों के लिए एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में किसका चयन किया है? ऑप्शन है मैकेंजे और टीसीएस, इन्फोसिस और एक्सेंचर, मैकेंजे और एक्सेंचर, इन्फोसिस और टीसीएस। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। ये मैकेंजे और एक्सेंचर का चयन आरबीआई ने किया हुआ है एआई के उपयोग करने के लिए, ठीक है। ये मैकेंजे एंड कंपनी इंडिया है और ये एक्सचेंजर है, एक्सचेंजर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इनका चयन हुआ है। थोड़ी सी डिटेल इसमें आरबीआई के बारे में है कि आरबीआई का जो पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है वो क्या है और आरबीआई एक्चुअल में करता क्या है, थोड़ी सी उसके बारे में डिटेल लिखी हुई है। आप पीडीएफ ले लीजिएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू, उससे आप ये डिटेल देख लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ नहीं लेनी है आप वीडियो पॉज करके ये डिटेल लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विकास सिन्हा जी, जिनका 78 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 2023 को कोलकाता में निधन हो गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? इतिहासकार, संगीतज्ञ, परमाणु भौतिकी वैज्ञानिक और लेखक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। ये विकास सिन्हा जी जो हैं ये परमाणु भौतिक वैज्ञानिक जो हैं रहे हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। और इसके साथ साथ जो साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के ये निदेशक रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। और इनको वर्ष 2001 में पद्मश्री, 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 2002 में इनको भौतिकी में उत्कृष्टता के लिए आर डी बिरला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये एक प्रोमिनेंट फिगर है जिनकी इस वर्ष जो है वो मृत्यु हुई है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी कमीशन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, बिंदेश्वर पाठक जी, जिनका 15 अगस्त 2023 को निधन हो गया है, किस क्षेत्र से संबंधित थे? इनका नाम आई थिंक सब लोगों को आ जाना चाहिए। जिन जिन लोगों को आ गया है वो कमेंट करके बता सकते हैं। जिनका नहीं आया है इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? ऑप्शंस में है इतिहासकार, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और वैज्ञानिक। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये विंदेश्वर पाठक जी जो हैं ये बहुत चर्चित व्यक्ति हैं। आम जनमानस इन्होंने जिस क्षेत्र में कार्य किया है वो जानता है, ठीक है। ये क्या है? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं। जब आप लोग सड़कों के किनारे जो है सुलभ कॉम्प्लेक्स देखते हैं ना, वो इनके द्वारा ही इन्होंने स्थापना इनकी की थी। वर्ष 1970 में इन्होंने स्थापना की थी। 1991 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो मैला ढोने की प्रथा है उसके खिलाफ इन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया है और द रोड टू फ्रीडम नाम से इन्होंने एक पुस्तक भी
लिखी है। ठीक है, तो हो सकता है डायरेक्ट इनकी मृत्यु से या अचीवमेंट से लेकर क्वेश्चन ना पूछा जाए, इनकी किताब भर ही पूछ लिया जाए। तो इनकी लिखी किताब का नाम है द रोड टू फ्रीडम। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब ऑप्शन सी गुजरात है। ये गुजरात में, और गुजरात में भी अगर बात करें तो 17-18 अगस्त 2023 को गुजरात के गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, और इसका जो प्रमुख लक्ष्य है वो है सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना है। ठीक है, और ये इसलिए क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है क्योंकि ये पहली बार इस तरह का एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो फर्स्ट टाइम है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 77वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, राष्ट्र सदैव, राष्ट्र प्रथम सदैव सर्वोपरि। तो सही जवाब ऑप्शन बी, ये जो 77वां स्वतंत्रता दिवस है 2023 में जो आयोजित किया गया, मनाया गया, इसकी जो थीम है वो है राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ठीक है, और थोड़ी सी डिटेल ये है कि इस समारोह में सरपंचों, खादी कार्यकर्ताओं, प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और नर्सों सहित लगभग 1800 विशेष हस्तियों को इस जो है समारोह में आमंत्रित किया गया था। ठीक, और ये जो पहल थी सरकार की जन भागीदारी दृष्टिकोण के अनुरूप की गई थी। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि विशेष अतिथियों में कौन शामिल थे, जबकि थीम तो इसकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में 4 हेरोन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं, इनकी अधिकतम सीमा है। ऑप्शन है 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये जो हेरोन मार्क 2 ड्रोन शामिल किए गए हैं, इनकी जो अधिकतम सीमा है वो 3000 किलोमीटर इनकी सीमा है। ठीक है, ये क्या है? मध्यम ऊंचाई वाला दीर्घकालिक, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मेल, और इंग्लिश फॉल फॉर्म में देखेंगे मिड ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिनकी अधिकतम सीमा 3000 किलोमीटर है। ये एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर निगरानी कर सकते हैं। इसके अलावा ये लंबी दूरी की मिसाइलों या अन्य हथियार प्रणालियां जो हैं उनसे लैस हो सकते हैं, और हर मौसम में ये काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और डिटेल दी है, मेल ड्रोन या जो मध्यम ऊंचाई वाले दीर्घकालिक ड्रोन है किनको कहते हैं? तो ये वे ड्रोन हैं जो आमतौर पर 24 से 48 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं, 10,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकते हैं लगातार। ठीक है, मतलब वैसे ड्रोन जो 10,000 से 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं और 24 से 48 घंटे तक उड़ सकते हैं, इनको मेल ड्रोन या मिड ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये जो प्रशिक्षण केंद्र है इसकी स्थापना तमिलनाडु में की जानी है। तमिलनाडु में श्री पेरम्बूर के पास SIPCOT औद्योगिक पार्क बल्लम बडागल में 2.3 एकड़ क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा। अभी भारत के साथ क्या है कि जो UAV हैं इनके परीक्षण विभिन्न अलग अलग केंद्रों पर किए जाते हैं, जिससे एफिशिएंसी क्या है इनकी कम हो जाती है और इनकी लागत बढ़ जाती है। अब एक डेडिकेटेड जो है इसके लिए प्रशिक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है, तो इसकी कार्यकुशलता भी बढ़ जाएगी और लागत में भी कमी आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है, इसके तहत पहले कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है? कौन कौन से व्यवसायों को पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल किया गया है बताना है। 18, 19, 20 और 21। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये 18 पारंपरिक व्यवसाय जो हैं इनको पीएम विश्वकर्मा योजना के रूप में के अंतर्गत शामिल किया गया है। ये 18 के नाम आगे आपको मिलेंगे। पहले क्या है, इसका जो उद्देश्य है वो गुरु शिष्य परंपरा या कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित अभ्यास को
मजबूत और पोषित करना। ये इस तरह की जो कलाएं हैं वो परिवार में नीचे की तरफ फ्लो होती हैं। मतलब पिता अपने पिता से सीखता है और जो उसने सीखा है अपने पिता से वो अपने बच्चे में ट्रांसफर करता है, फिर बच्चा उसमें प्रवीण होता है, वो अपनी आगे की पीढ़ियों को क्या करता है उसमें शिक्षित करता है। तो इस तरह से ये जो है अ, पारंपरिक व्यवसाय है, इस तरह से ये नीचे की ओर फ्लो करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए उसी को मजबूत और पोषित करने के लिए जो है ये योजना पीएम विश्वकर्मा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत इनको कारीगरों और शिल्पकारों को प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे और इनको 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए की पहली किस्त और 2 लाख रुपए की दूसरी किस्त तक की क्रेडिट सहायता भी प्रदान की जाएगी। ठीक, जो 18 पारंपरिक व्यवसाय हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है वो तालिका इसमें लगी हुई है, टेबल लगी हुई है। इस टेबल से आप वो सारे देख सकते हैं। हो सकता है आपसे ये कुछ पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। प्रिया मलिक, रीना, लॉरी सेलेन सेलेन कोहेन और सोनम मलिक। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये भारतीय खिलाड़ी हैं प्रिया मलिक। ये अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये दूसरी भारतीय महिला पहलवान है। ठीक है, इनसे पहले भी कोई जीत चुका है, नाम उनका डिस्कस करेंगे। ये प्रिया मलिक जो है ये हरियाणा से हैं। 76 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में ये खेलती हैं और इन्होंने जर्मनी की लॉरा सेलिन कोहेन को हराकर ये खिताब जीता है। ये अंडर 17 और अंडर 20 दोनों विश्व खिताब जो है इन्होंने जीत लिए हैं। ठीक, अब यहाँ लिखा है कि ये दूसरी भारतीय महिला पहलवान है। तो अंतिम पंघाल जो है ये ऐसा खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। इन्होंने 2022 में बुल्गारिया के सोफिया में जो है इन्होंने जूनियर विश्व खिताब जीता हुआ था। ठीक, तो वैसे अंडर 17 और 20 के क्वेश्चंस कम ही आते हैं, रेयर आते हैं, बट चूंकि ये भारत के लिए एक अच्छा क्षण रहा है इसमें, तो इस वजह से इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है और इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भारत की ओर से और जिन जिन ने पदक दिया है वो टेबल यहाँ पे पड़ी हुई है। ये आप टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ हमसे ले लीजिएगा, उस पीडीएफ में आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट कहाँ बनाया गया है? ऑप्शन है चेन्नई, नोएडा, पुणे और मुंबई। तो सही जवाब ऑप्शन ए चेन्नई में ये जो है पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट जो है वो बनाया गया है। ये सर्किट 16 अगस्त को तमिलनाडु सरकार और आरआरपीएल द्वारा लॉन्च किया गया है और इस सर्किट में क्या है, नाइट रेस या रात्रि दौड़ आयोजित की जा सकती है। ये करीब 3.5 किलोमीटर लंबा ट्रैक है और जो शहर के केंद्र में आइलैंड ग्राउंड है उसके आसपास ये स्थित है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जो नाइट रेस है या रात्रि दौड़ की मेजबानी करने वाला भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट भी बन जाएगा। मतलब साउथ एशिया में भी अभी कोई नाइट रेस आयोजित करने के लिए सर्किट नहीं है। भारत जो है वो ऐसा करने वाला पहला देश है दक्षिण एशिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर किस नाम से लॉन्च की गई है? प्रबल, निडर, निर्भीक और निशंक। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये प्रबल नाम से भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर लॉन्च की गई है। इसका जो निर्माण है वो कानपुर स्थित एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWEI द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे ये नाम पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है और ये चूंकि कानपुर में उत्तर प्रदेश में स्थित है तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन आपके लिए। ठीक, ये जो है वो 32 बोर की रिवॉल्वर है और ये 50 मीटर दूरी तक के लक्ष्य पर सटीक निशाना लगा सकती है। अभी तक जो रिवॉल्वर होती हैं वो मुश्किल से 20-25 मीटर दूरी तक के लक्ष्य पर निशाना लगा सकती है सटीक। तो इसकी जो रेंज है, ठीक, वो इसकी रेंज जो है वो वर्तमान में जो रिवॉल्वर उत्पादन है उसकी तुलना में इसकी दुगनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जोड़ी ने ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में मिश्रित टीम एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? मिश्रित टीम वो टीमें होती हैं जिनमें एक पुरुष और एक महिला साथ में खेलते हैं। ठीक है, तो नाम है आपके इलायदा तारहान और यूसुफ डिकेक।
मेहुली घोष और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ईसा सिंह और शिवा नरवाल, रमिता और दिव्यांश सिंह पंवार। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये ईसा सिंह और शिवा नरवाल की जोड़ी ने IISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये चैंपियनशिप जो है वो 17 अगस्त से 1 सितंबर तक, यहाँ पे अगस्त वर्ड छूट गया है, ये 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वॉकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया है। और ईसा सिंह सेवा नरवाल की जोड़ी ने फाइनल में तुर्की की इलायदा तारहान और यूसुफ डिकेक को हराकर 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है, मिश्रित टीम में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये 10 मीटर एयर पिस्टल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कि ये किस कैटेगरी में फाइट करते हैं। अगला क्वेश्चन, डोपिंग परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा किस भारतीय खिलाड़ी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? ऑप्शन है हिमा दास, रचिता पांडा, ज्योति यराजी और द्युति चंद। सही जवाब ऑप्शन डी, ये इंडियन स्प्रिंटर हैं, धावक हैं द्युति चंद। इनको 4 वर्ष के लिए जो है वो नाडा ने प्रतिबंधित कर दिया है। इन्होंने 2022 में सिलेक्टिव एंड्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर के लिए आउट ऑफ कंपटीशन डोपिंग परीक्षण में असफल होने के कारण इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये द्युति चंद जो है वो 2013, 17 और 19 में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा 2019 में यूनिवर्सियाड में 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला धावक भी हैं। तो ये भारतीय खेल जगत में बहुत चर्चित नाम है, और जो है ये इन पर जो प्रतिबंध लगा है नाडा द्वारा, ये समहाउ एक सेटबैक के रूप में देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ और जयपुर। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। ये भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण जो किया गया है वो बेंगलुरु में, वो सॉरी हाँ, निर्माण जो किया गया है वो बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया है। ये उद्घाटन 18 अगस्त को हुआ है, ठीक है। और इसका जो निर्माण किया है L&T लार्सन एंड टर्बो जो है कंस्ट्रक्शन ने इसका जो है 3D तकनीकी प्रिंटिंग तकनीकी का उपयोग करके डाकघर कहाँ बनाया है? कैम्ब्रिज लेआउट हलासुरु में इसका संरचना को पूरा किया है। और ये जो है कुल 45 दिनों में इसका जो है वो निर्माण हो गया है, ठीक है। चूंकि ये 3D कंस्ट्रक्शन जो 3D प्रिंटिंग है जिसके थ्रू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये बहुत इजी है, बहुत कम टाइम लेता है और इनके स्ट्रक्चर भी अच्छे हैं, ड्यूरेबल हैं। तो ये एक नया क्रांतिकारी जो है वो तकनीकी है इस क्षेत्र में। इस वजह से ये क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस हैं गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। ये भारत के पहले मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सपो का उद्घाटन जो है यह आयोजन गुजरात में किया गया है। और गुजरात में अगर बात करें तो गुजरात के गांधीनगर में 17 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। एडिशनल यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दवा निर्माण में 33% हिस्सेदारी और दवा निर्यात में 28% हिस्सेदारी के साथ फार्मास्यूटिकल्स उद्योग के मामले में गुजरात जो है वो भारत में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। इसके अलावा जो स्वचालित मार्ग है जिसको ऑटोमेटिक रोड भी बोलते हैं, उसके तहत चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए 100% तक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अनुमति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूना 25 अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया किस देश से संबंधित है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये लूना 25 जो है वो रूस का जो है एक अंतरिक्ष यान था, ठीक, जो चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ठीक। इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास वोगोस्लावोस्की क्रेटर पर उतरना था, ठीक है। और रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसको बोलते हैं रॉस कॉस्मस, ये रॉस कॉस्मस द्वारा एक रूसी चंद्र लैंडर मिशन था, ठीक है। इसको चंद्रमा पर लैंड करना था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का
फीफा महिला विश्व कप का खिताब किसने जीता है? स्पेन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये स्पेन की जो महिला टीम है उसने फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीता हुआ है 2023 का। इन्होंने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर ये खिताब जीता है, ठीक है। और जो स्पेन की कप्तान है ओल्गा कार्मोन, ठीक है, इनका जो स्ट्राइक निर्णायक साबित हुआ। ये फीफा महिला विश्व कप का 9वां संस्करण था। आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 के मध्य किया गया और इसकी मेजबानी जो की है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड द्वारा संयुक्त रूप से की गई है, ठीक। एक स्पेशल फैक्ट है कि स्पेन की जो राष्ट्रीय फुटबॉल टीम है ये जर्मनी के बाद पुरुष और महिला दोनों विश्व कप जीतने वाली दूसरी टीम या दूसरा देश बन गया है। मतलब फीफा का मेन और वुमेन जो वर्ल्ड कप जीता हुआ है वो जर्मनी, और जर्मनी के बाद अब स्पेन की टीम ने जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की शिकायतें निम्न में से किसके कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज की गई हैं? रेलवे, केंद्रीय गृह मंत्रालय, बैंक और बीमा। तो सही जवाब ऑप्शन बी है। जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री है, उसके कर्मचारियों के खिलाफ सबसे अधिक भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज की गई हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है रेलवे का और तीसरे नंबर पर बैंक कर्मचारी, ठीक है। वर्ष 2022 का ये डेटा है। आगे क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं फिर से बता दूं कि ये जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये टेलीग्राम है संस्थान का, व्हाट्सएप नंबर है, उसके बाद से वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उस लिंक के थ्रू भी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके हमें ये पीडीएफ वहां से ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है नमो 108 या 108 किस फूल की एक नई किस्म है? गुलाब, सूरजमुखी, कमल और गुड़हल। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये नमो 108 नाम से कमल की नई एक किस्म जो है, कमल के फूल की नई किस्म खोजी गई है, ठीक है। ये कमल जो है वो 108 पंखुड़ियों वाला है, इसी वजह से इसका नाम 108 है। ये इसका पूरा नाम जो है वो NBRI नमो 108। NBRI का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये केंद्रीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान जो है CSIR परिषद जो है उसके अंतर्गत ये NBRI है, ठीक। ये इन्होंने NBRI का जो लोटस रिसर्च प्रोग्राम है उसके तहत खुशबू और स्वाद विकास केंद्र कन्नौज, ठीक, उसके सहयोग से इन्होंने ये विकसित किया है। तो ये कन्नौज भी जो ये खुशबू और स्वाद विकास केंद्र जो है ये उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्थित है। तो ये भी नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, यूपी स्पेशल का भी एक आपका क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा इन्होंने NBRI निहार करके भी एक नई प्रजाति बनाई है जो एलोवेरा की नई प्रजाति है, जिसको ग्वार पाठा भी बोलते हैं। ये एलोवेरा की नई प्रजाति है। अगला क्वेश्चन, पिंक वॉलवर्म जिससे पंजाब राज्य बहुत अधिक प्रभावित रहा संबंधित है? शरीर पर पड़ने वाले पिंक स्पॉट से, आंखों में होने वाली बीमारी से, लीवर में होने वाली बीमारी से और कपास के लिए सबसे विनाशकारी कीटों से। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये पिंक वॉलवर्म बीमारी जो है वो कपास के लिए सबसे विनाशकारी कीटों से संबंधित है। पंजाब के जो कपास के खेत हैं ये पिंक वॉलवर्म की मार झेल रहे हैं। थोड़ी सी डिटेल पिंक वॉलवर्म के बारे में। पिंक वॉलवर्म जो है वो एशिया का मूल निवासी है, लेकिन अब ये दुनिया के कई हिस्सों में पहुंच गया है। और इसके जो वॉलवर्म के लार्वा जो हैं ये बीजों को खा लेते हैं और कपास के रेशों को नष्ट कर देते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता और उपज कम हो जाती है। पहले तो उन्होंने बीजों को ही खा लिया तो उपज कम होगी, और उसके बाद से रेशों को नष्ट कर देंगे तो उसकी गुणवत्ता भी खराब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क का निर्माण कहां शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम और लद्दाख। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये BRO ने लद्दाख में जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क या मोटरेबल सड़क, जिस पर आप व्हीकल अपने लेकर जा सकते हैं, सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू किया है। ये करीब 19,400 फीट की ऊंचाई पर सड़क का निर्माण हो रहा है। इस सड़क
का जो नाम है वो है लिकारु मिगला फुकचे। ठीक है, ये सड़क कितना है, 64 किलोमीटर लंबी है और लिकारु को ये फुकचे से जोड़ेगी। दुनिया की सबसे ऊंची मोटर सड़क होगी। अभी वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है वो 19,024 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में ही उमलिंगला रोड है। ठीक है, अगर दुनिया की अभी सबसे ऊंची मोटरेबल रोड की बात की जाए तो उमलिंगला रोड लद्दाख है। ठीक है, और ये 52 किलोमीटर की है जो चिशमुले को डैम चौक से जोड़ती है। और अब इसके बाद नई जो सड़क हो जाएगी वो लिकारु मिगला फुकचे, ये 2 सीजन में कंप्लीट होगी, जो 2 वर्क सीजन है। बिकॉज जो 4 से 6 महीने का जो पीरियड है, जो वर्ष से ढका रहता है ये क्षेत्र, तो उस टाइम पे किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटी है नहीं हो पाती है। तो वैसे जो 2 सीजन इनको काम करने के लिए मिलेंगे, उस 2 सीजन में ये कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर किसके द्वारा लिखी गई है? मेघनाथ देसाई, सज्जन सिंह यादव, विपुल रिखी और अमिताभ कांत। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, ये विपुल रिखी की किताब है, नाम है ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन्स एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर। इसमें इन्होंने कबीर के जीवन, उनकी कविता और उनके दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। ठीक है, और यह लोकप्रिय किंवदंतियों के माध्यम से बताए गए उनके जीवन को दर्शाता है। इसके अलावा ये कुछ और जो किताबें हैं जो चर्चित हो रही हैं इस वर्ष और जिनके पूछे जाने की संभावना है, एक है अंबेडकर एक जीवन, ये थरूर जी की किताब है, शशि थरूर जी की। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की गरीबी, मेघनाथ देसाई जी। सचिन @50, एक उस्ताद का जश्न, बोरिया मजुमदार। और वैक्सीन मैत्री, सज्जन सिंह यादव जी की लिखी पुस्तक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? उपभोक्ता अधिकार, आयकर, जीएसटी, विद्युत बिल। तो सही जवाब ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी। ठीक है, या वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है ये मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में, जीएसटी इनवॉइस प्रोत्साहन योजना है। इस योजना के तहत जीएसटी बिल अपलोड करने पर नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, बाकी जो भी फैक्ट है वो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ लेकर वहां से ले सकते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके इनको लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने करीब 20,000 फीट की ऊंचाई से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? अग्नि 3, पृथ्वी, प्रहार और अस्त्र। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी है, ये अस्त्र नाम की मिसाइल का जो है सफल परीक्षण तेजस से किया गया है 20,000 फीट की ऊंचाई से। ये अस्त्र जो है ये स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है, हवा से हवा, एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। इसका गोवा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है तेजस विमानों के थ्रू। इसके पहले ये अस्त्र मिसाइल जो है सुखोई 30 MKI विमानों के साथ ऑलरेडी इंटीग्रेटेड की जा चुकी है। अब इनका इंटीग्रेशन तेजस विमानों के साथ चल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से मंजूरी के बाद भारत का 55वां बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में होगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। तो सही जवाब ऑप्शन डी है, ये जो 55वां बाघ अभ्यारण्य है ये राजस्थान में होने वाला है। ठीक है, और राजस्थान की भी बात करें तो राजस्थान के करौली और धौलपुर जिलों में ये 55वां बाघ अभ्यारण्य मिला है। ठीक है, राजस्थान में ऑलरेडी 4 बाघ अभ्यारण्य है, जिसमें रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी हैं। उनके बाद ये 5वां बाघ अभ्यारण्य होगा। थोड़ी सी डिटेल बाघों के बारे में, कि बाघों की संख्या 2018 में 2,967 से बढ़कर 2022 में 3,682 हो गई है। 6% की इनकी वार्षिक वृद्धि दर रही है। बाघों की अगर संख्या की बात करें तो सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है, इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में है। ठीक, एक 55वें बाघ अभ्यारण्य के बारे में बात कर लें तो पहले 53 थे। 54वां जो बना हुआ है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ठीक है, जिसको नाम रानी दुर्गावती दिया गया है। ठीक, वो 54वें स्थान पर है और ये 55वें। किसी को कंफ्यूजन हो सकती है कि नहीं, ये इसकी तो घोषणा पहले हो गई थी। तो जो टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA की जो वेबसाइट है, उस
ऑफिशियल डेटा के अनुसार ये 55वां बाघ अभ्यारण्य है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हुआ है ये अक्टूबर में हुआ है, जबकि उसका नोटिफिकेशन जो हुआ था वो शायद सितंबर या अगस्त में ही हो गया था मध्य प्रदेश वाले का। तो वो 54वां है और ये 55वां है। अगला क्वेश्चन, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला कौन सा देश बन गया है? ऑप्शंस है तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। भारत जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया है। इसके पहले कोई भी देश जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा है। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इसकी। डिटेल है, ये चंद्रयान 3 मिशन जो है इसके परियोजना निदेशक या प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो थे वो वीर मुथुवेल थे, जबकि मिशन के जो डायरेक्टर हैं वो है एम श्रीकांत जी। ठीक, और यूएसएसआर, अमेरिका और चीन के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश। चंद्रयान 3 मिशन के जो उद्देश्य हैं वो पहला है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना। अच्छा, सॉफ्ट लैंडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप मैन्ड मिशन या मानव मिशन भेजते हैं तो वहां पर आपको सॉफ्ट लैंडिंग करना इंपॉर्टेंट होता है, तभी वो मिशन आपके सफल हो सकते हैं। तो इस वजह से ये तो एक प्रदर्शन करना इसका था। और उसके बाद यथा स्थान या जिसको इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं, सॉरी इन सीटू जो बोलते हैं, इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोग, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का संचालन करना है। ठीक, आगे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में पूरी डिटेल हमने यहाँ लिखी है कि ये 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। इसका वजन जो है वो 3897.89 किलोग्राम, मिशन की लागत 615 करोड़। ठीक है, ये भारत का चंद्रमा पर उतरने का दूसरा प्रयास था। ठीक, इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर। रोवर का नाम जो है वो प्रज्ञान है, लैंडर का नाम जो है वो विक्रम है। ठीक है, और मिशन को चांद तक पहुंचने में करीब 45 दिन का समय लगा। ठीक, उस 45 दिन के बाद ये 23 अगस्त 2023 को शाम करीब 6:04 पर ये चंद्रमा की सतह पर उतरा। ठीक है, इसका जीवन काल जो था वो एक चंद्र दिवस या चौथा पृथ्वी दिवस के बराबर था। ठीक, जिस पॉइंट पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उसे शिव शक्ति नाम दे दिया गया है, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी। और जहां पर इसके चंद्रयान ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं उसे अब तिरंगा स्थान कहा जाएगा। ठीक है, और चंद्रयान 3 लैंडर की लैंडिंग की स्मृति में 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस दिन मनाया जाएगा, तो 23 अगस्त को जो है मनाया जाएगा। तो ये मोटे मोटे चंद्रयान 3 के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल थी वो सारी हमने एक ही क्वेश्चन के थ्रू कवर कर ली है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमणी, रवनीत कौर, ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी जो हैं वो एनजीटी के जो है नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ये तीन व्यक्तित्व जो हैं ये भी इस वर्ष 2023 की जो है काफी चर्चित नियुक्तियां हैं। आप इन लोगों के बारे में यदि जानते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता दें, और अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो आगे देखते रहें, इन लोगों के बारे में भी वीडियो में आगे चर्चा होगी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के बारे में थोड़ी सी डिटेल कि इसका जो गठन हुआ है वो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत हुआ है, और इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके इसकी नियुक्ति करती है। और ये क्या करता है, भारत में पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों को संभालता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद एनजीटी ऐसे ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करने वाला भारत दुनिया का तीसरा देश है। तो इससे ही समझ में आ जाता है कि भारत पर्यावरण और उससे संबंधित मुद्दों, पर्यावरण संरक्षण के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव देश है। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ में आमूलचूल परिवर्तन या ओवरहॉलिंग, डीआरडीओ की ओवरहॉलिंग के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर, एस सोमनाथ, विजय राघवन और समीर वी कामत। तो सही जवाब ऑप्शन सी, विजय राघवन जी जो हैं ये डीआरडीओ की ओवरहॉलिंग के लिए जो कमेटी बनी है
उस कमेटी के अध्यक्ष हैं। ये कमेटी जो है वो 9 सदस्यीय है, ठीक। और ये क्या करेगी, ये डीआरडीओ की भूमिका की समीक्षा और उसे फिर से परिभाषित करने के लिए इस समिति का गठन किया है। चूंकि भारत जो है रक्षा क्षेत्र में अपना निवेश जो है लगातार बढ़ाता जा रहा है और रक्षा क्षेत्र के उत्पादन को लेकर भी भारत क्या है, आत्मनिर्भर स्टेटस प्राप्त करना चाहता है। इसलिए जो डीआरडीओ है ये रक्षा उपकरणों की बनाने में एक जो है महत्वपूर्ण संस्थान है, इसलिए इसके लिए एक नई कमेटी बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है FIDE विश्व कप शतरंज 2023 में उप विजेता रहे आर प्रज्ञानंद, मैग्नस कार्लसन, फेबियानो कारुआना और निजात अवासो। तो सही जवाब ऑप्शन ए है। ये भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं आर प्रज्ञानंद, ये जो है उप विजेता रहे हैं, जबकि मैग्नस कार्लसन जो है ये जो है इसमें विजेता रहे हैं। ये इन्होंने पहली बार ये फाइड विश्व कप इन्होंने जीता हुआ है। ये कप का आयोजन बाकू अजरबैजान में किया गया था, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो आर प्रज्ञानंद हैं ये शतरंज विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। भले ये जीत नहीं पाए हैं लेकिन इन्होंने एक रिकॉर्ड जरूर इस फाइनल में पहुंचकर बना लिया है। किसी वजह से ये जीत नहीं पाए, मैग्नस कार्लसन जीत गए हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, ठीक। ऑप्शंस हैं आपके पास पुष्पा, मिमी, गंगूबाई काठियावाड़ी, रॉकेटरी। तो सही जवाब ऑप्शन डी रॉकेटरी है। ये रॉकेटरी जो मूवी है इसने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। और जो भी इसके इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं उसकी लिस्ट लगाई है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक या डायरेक्टर, सबसे लोकप्रिय फिल्म जो है वो RRR, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दो लोगों को मिला है, आलिया भट्ट और कृति सेनन को, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वो सरदार उधम सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? आगरा, ठाणे, इंदौर और भोपाल। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग है उसमें इंदौर ने शीर्ष स्थान किया है और इंदौर ने जो है इसमें 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर आगरा और तीसरे स्थान पर ठाणे रहा है। रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गई है। अभी इस क्वेश्चन में जो है वो थोड़ी सी डिटेल और रह गई हैं, तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे सॉरी, वो क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा ये बाकी डिटेल भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लूपेक्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और किस एजेंसी का एक संयुक्त मिशन है? RFSA, ESA, नासा और जाक्सा। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन डी है। ये इसरो और जाक्सा का जो है वो संयुक्त मिशन है लूपेक्स, ठीक है, जिसमें जाक्सा जो है जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जो है एक रोवर विकसित कर रही है, जबकि लैंडर जो है वो इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है, ठीक है। ये रोवर जो है ये भारत और जापानीज तो उपकरण ले ही जाएगा, इसके साथ साथ ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के उपकरण भी साथ में ले जाएगा, ठीक है। और इसका जो उद्देश्य है वो है स्थायी गतिविधियों के लिए चंद्रमा पर एक बेस स्थापित करने के लिए चंद्र ध्रुवीय क्षेत्र की उपयुक्तता का पता लगाना है कि चंद्रमा पर कहाँ बेस स्थापित किया जाए, वैसे एक एप्रोप्रिएट फील्ड की ऐसे रीजन की ये पता लगाने के लिए मिशन जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा 9वां वीडियो था उसके ये हमारे 401 से 450 तक क्वेश्चन, हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आपके 9 वीडियोस इसके तरह से कंप्लीट हो गए हैं। आगे भी वीडियो अभी आते रहेंगे। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। उसके अलावा जो ये क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनकी पीडीएफ्स के लिए आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपको ये पीडीएफ्स मिल जाएंगे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।